नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करनाल से ये बड़ी खबर है जहां पर 21 फर्जी पासपोर्ट बनने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 मामले दर्ज किए हैं। कुल 16 लोगों को किया गया इस मामले में गिरफ्तार। 2 पुलिसकर्मी, 1 पासपोर्ट दफ्तर का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 1 पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी एजेंट भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में अभी और गिरफ्तारियां बाकी हैं। अपराधियों के बनाते थे पासपोर्ट, फर्जी दस्तावेज लगाकर बनाते थे पासपोर्ट। 3 टीमें बाकी आरोपियों को पकड़ने में लगी हैं। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने करनाल से है जहां पर 21 फर्जी पासपोर्ट बनने का ये मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 7 मामले दर्ज किए हैं और कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, 1 पासपोर्ट दफ्तर का कर्मचारी है, 1 पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, 1 एजेंट भी है। मामले में अभी और गिरफ्तारियां बाकी हैं। अपराधियों के ये पासपोर्ट बनाया करते थे, फर्जी दस्तावेज लगाकर अपराधियों के पासपोर्ट यहां पर बनाए जाते थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भांजे भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। शुक्रवार को अमृतसर में पूर्व अकाली मंत्री और अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से शयद प्रत्याशी बिक्रम सिंह मजीठिया ने सीएम चन्नी पर गलत तरीके से पैसा कमाने के आरोप लगाए हैं और कहा कि हनी के बाद अब चन्नी की बारी है। 3 लोगों की कहानी आई है, चन्नी, हनी और मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। तो वहीं चंडीगढ़ में रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे को गिरफ्तार करवाया है। ईडी पर आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ईडी केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही काम करती है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी पंजाब में चुनाव से 15 दिन पहले शुरू हो गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का जो है, जिसे ईडी के नाम से पुकारा जाता है, अब मैदान में उतर आया है। पंजाब और पंजाबियों के ऊपर किसान आंदोलन क्या समर्थन देने के लिए हमला बोला जा रहा है और फर्जी रेड और फर्जी गिरफ्तारियों से मोदी जी अपनी झेप मिटा रहे हैं। ये हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर नहीं, ये हर उस पंजाबी पर हमला है जिसने किसान आंदोलन में अडिगता से किसानों, मजदूरों, गरीबों का साथ दिया था। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस विधायक दल उप नेता और नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेवात विरोधी बयान को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरों और शहीदों की भूमि मेवात को बदनाम करना बीजेपी की अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी मानसिकता का परिचय है। जिस मेवात इलाके के सभी धर्मों के लोगों ने मुगलों, अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हों और यहां पर बड़ी कुर्बानियां दी हों, उस इलाके पर सवाल उठाना शर्मनाक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा था कि मेवाती यहां आकर फिर से उपद्रव कर रहे हैं। और पंजाब के जो है विकास में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शायद मेवात के और मेवातियों के इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम हमेशा से वतन परस्ती के लिए, हम देश पे कुर्बानी देने के लिए और वीर शहीदों की भूमि है। और पूरे मेवात के लोगों ने, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन्होंने हमेशा जब भी चुनौती आई है देश के लिए, अपने इलाके के लिए जो है कुर्बानियां दी हैं। मुख्यमंत्री का एक कहना बेहद ही शर्मनाक है और संकीर्ण मानसिकता दिखाती है और वो उसका दिखाती है किस तरीके से वो इलाके को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है बदनाम करना चाहते हैं। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन गलत आक्षेप लगा के मन जो है इस तरीके के आरोप लगाना उनको शर्म नहीं देता। मुख्यमंत्री
सबका होता है। मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान देना बेहद ही शर्मनाक है। चलिए बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से, जहां पर एक होटल मैनेजर के साथ लूट का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यमुनानगर में होटल मैनेजर से लूट का मामला सामने आया है। हथियार के बल पर बदमाशों ने की है लूट। आपको बता दें कि छछरौली में नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। मैनेजर को कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है इसकी बारीकी देखने को मिली। होटल मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें आप देखें, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। कितने बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं, देखिए आप। और आपको बता दें कि होटल मैनेजर के साथ ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों में इनकी तस्वीरें कैद हुई। ये जो वारदात हुई है, ये 2-3 की रात को एक वारदात हुई है, जिसमें 4 लोगों, नकाबपोश लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर, एक हमारे यहाँ टी होटल है, उसमें 24,800 रुपये और 2 मोबाइल गन पॉइंट पे लूट की उन्होंने। इसमें तुरंत ही हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें अलग अलग से हमने टीमें भी गठित कर दी। वहीं सोनीपत में ब्रांडेड कंपनियों के नकली लेबल बनाकर गोरख धंधा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोनीपत की बाबा कॉलोनी में कई नामी कंपनियों के स्टिकर बना रहे युवक को सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 28,000 से ज्यादा स्टिकर बरामद किए गए हैं। फिलहाल उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे नामी कंपनियों के नकली कपड़े बाजार में सप्लाई करने और बेचने वालों की पहचान की जा सके। जी, हमें सूचना मिली थी कि खान लेबल्स के नाम से बाबा कॉलोनी में कोई अलग अलग कंपनियों के नकली लेबल्स बना रहे हैं। जो हमने वहाँ रेड की तो ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी हमारे साथ थे। तो उन्होंने सर्च किया कि उनकी 3 कंपनियों के उन्होंने नकली लेबल्स बनाए हैं, जिसके उन्होंने दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं चरखी दादरी से ये खबर है, जहां पर काफी लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच जिले के मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला और बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर झोझूकला थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर 3 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर थी कमलेश, ये इनकी कार्यकर्ता थी बिट्टू और एक थी सुनीता। इन्होंने क्या किया, वहाँ प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग चल रही थी, उनके कार्य में बाधा डाली, उनको सरकार उकसाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उनके साथ मतलब धक्का किया। ट्रेनिंग में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 27। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे पलवल से। ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का यह मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पलवल लघु सचिवालय के पास फायरिंग हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने कार सवार 2 बदमाशों को काबू किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल है और फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि पलवल लघु सचिवालय के पास फायरिंग हुई। पुलिस ने कार सवार 2 बदमाशों को काबू किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल है। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि पुलिस लगी, यहाँ पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। चलिए अब खबर गोला चिका से, जहां बेमौसम बरसात किसानों के लिए अब चिंता का सबब बन गई है। लगातार हो रहे बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पशुओं के लिए चारा बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे दुधारू पशुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं किसानों ने कहा कि 1 साल तो उन्होंने 3 कृषि कानूनों की जद्दोजहद में बिता दिया। अब ये बेमौसमी बारिश परेशान कर रही है।
हालात जो है बुरे हुए हैं। किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, ना खाद मिल रही है, ना घास काटने वगैरह में दिक्कत आ रही है, पशुओं को वैसी दिक्कत है। पहले खड्डे पटवा वगैरह के पानी इकट्ठा करके हमने इंतजाम किया था, दोबारा से ऊपर से फिर बारिश हो गई, ऊपर से फसलीकरण का बुरा हाल हो रखा है, कणकें हैं वो पूरी खराब हो रखी हैं। अब की बार में तो जो है जो गेहूं का साधन है ना, बहुत बुरी हालत में हो। तो वहीं करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने भैंस की पूंछ से 2 क्लोन पैदा करके एक नई सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि क्लोन कटड़ी का नाम कर्णिका और क्लोन कटड़े को गणतंत्रा नाम दिया गया। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादन वाली नस्लों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही बताते चलें कि संस्थान इस तकनीक के जरिए देश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि ये क्लोनिंग के क्षेत्र में एक नई सफलता है। उनकी रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बच्चे तैयार कर रहे हैं, मील तैयार कर रहे हैं, मील से सीमन हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही अगर जिस हिसाब से ये अगर सीमन जो है किसानों के द्वार तक जाएगा, किसानों की जो अपनी भैंसें हैं उनको हम टीकाकरण के द्वारा इंसेमिनेट करके उनको हम EI के बाद हम उससे जब बच्चा पैदा होगा, वो कटली होंगी, वो दूध में आएंगे तो नेचुरली दूध बढ़ेगा। अब आप देखें, जब दुगना दूध अगर एक जो किसान के द्वार में हो गया तो एक क्षेत्र में जब ये पूरा जो फैलेगा तो दुगना दूध हो जाएगा। जो आज हम उत्पादन कर रहे हैं जो है 20 करोड़ टन का, नेचुरली बढ़ेगा। और इस मतलब दिशा में पूरा देश और पूरा संस्थान, पूरा ICAR का रुझान है और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा। हाँ। चलिए आप खबर जींद से है, जहां स्टेट विजिलेंस टीम ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की एवज में रोडवेज नाजर ब्रांच के क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लाइसेंस जारी करने के बदले में रोडवेज का नाजर ब्रांच क्लर्क श्री भगवान 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल स्टेट विजिलेंस ने क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम ने गांव खनैटी निवासी संजय की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। माइक का टिकट लेते ना कि श्री भगवान नाम का क्लर्क जो रोडवेज में कार्यरत है, वो उसके लड़के का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट रिलीज करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो हमने उसी टाइम DC साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाया और शैडो विटनेस अपॉइंट करवाया और हमने रीडिंग टीम तैयार करके बस स्टैंड में पहुंच के रेड मार के उसका रंगा वहीं कैथल के गांव देवबन के पास चलती गाड़ी का टायर फटने से नेशनल कबड्डी के 2 खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके चलते घायलों को इलाज के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उनको PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं जांच अधिकारी के अनुसार युवक कैथल से गाड़ी के द्वारा अपने घर जा रहे थे और देवबन के पास गाड़ी का टायर फट गया। संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई और हादसा हो गया। बस यही हम तो शाम को पता लग गया जी, मैं उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, किसी गाड़ी में 5 जने थे हम हैं भाई के नील गाय आई या कुछ और होया या टायर तो टायर हमने तो हम तो सीधे वहाँ गया हैं। तो एक वो ड्राइवर ठीक है, 2 की हालत थी PGI में है, 3 खिलाड़ी थे नेशनल कबड्डी के। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं के न होने को लेकर गांव वालों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। साथ ही खिलाड़ी कुलदीप ने बताया कि ये स्टेडियम 1995 में बना था और ये स्टेडियम फतेहाबाद जिले में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में चारों तरफ गंदगी का आलम है। अगर यहाँ बारिश आ जाती है तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। स्टेडियम 1995 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਰਾਮਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ बुरा हाल है इस स्टेडियम का। वहीं पंचकुला में सेक्टर 26 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के पास गटर के अंदर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जिसके बाद मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद मृतक की पत्नी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही थाना एसएचओ ने बताया कि बुधवार रात मृतक की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति के गले पर कोई नुकीली चीज से वार कर कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और नहीं बुलाते, एम्बुलेंस भी नहीं बुलाते। वो डायरेक्ट 112 अभी ये था जो शव मिला था उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। ना शनाख्त होने के कारण उसकी बॉडी हमने कल मोर्चरी में रखवा दी थी। तो कल लेट शाम उनके भाई ने आके हमारे पास बयान अंकित करवाया कि उसके जो ये भाई हैं उनका किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी लाश को गटर में फेंक दिया है। तो अभी हमने उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर FIR दर्ज कर दी है 302-34 IPC में। तो अभी हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हवाले कर रहे हैं, बाकी अनुसंधान जारी। जैसे जैसे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अकाली दल के नेता और यहां पर सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई ने, आपको बता दें कि यहां पर बब्बी बादल ने भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं बब्बी सिंह बादल से खास बातचीत की हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड सोनजीत सिंह ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति, जी हां, विधानसभा 2022 चुनाव जैसे जैसे तारीख के पास पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में आना जारी है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बब्बी बादल हैं। जी हां, मैं आपका इनका राफ्ता करवा दूं एक बार। सुखबीर बादल के दादा और इनके दादा सगे भाई, और आज ये अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ गए। बादल साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत मेहरबानी। बादल साहब, सबसे पहला सवाल आप स्वाभाविक सा है, ऐसा क्या कारण हुआ कि परिवार छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आना पड़ा? देखो, मैं परिवार छोड़ के आम आदमी परिवार में इसलिए आया हूँ क्यों करके जब भी मैंने देखा है कि जब भी केजरीवाल जी, मान साहब बात करते हैं तो लोगों के मसलों की, मुद्दों की बात करते हैं। पीने वाला पानी, स्कूल, अस्पताल। जब भी दूसरे लीडर, चाहे मेरा ही परिवार हो, मतलब वो सारे अपने अपने दूषणबाजी, अपनी दुश्मनी, लोगों ने क्या लेना कि कौन कैसे। लो तो वो कहता वो खा गया, वो कहता वो खा गया, वो ज्यादा खा गया। इसको छोड़ के लोगों के लिए आज से काम करना चालू। मैं बहुत प्रभावित हुआ था आम आदमी की पॉलिसी से। आज मेरे को मौका मिला, मैं कुलवंत सिंह जी जो कि हमारे प्रत्याशी हैं मोहाली से, उनको जीत दिलाने के लिए और कांग्रेस के जो सिद्धू हैं उनका जड़ से उखाड़ने के लिए मैं आम आदमी के अंदर आ गया हूं। और मेरे सभी समर्थक मेरे साथ आए हैं और इस परिवार में अब हमारी अर्थी ही जाएगी। हम इसी पार्टी में काम करेंगे। आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आपके भाई सुखबीर बादल तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शिक्षा प्रणाली के क्या हालात हैं, गली गली पानी खड़ा है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर बात करती है तो इसलिए मैंने अपना घर छोड़ करके आम आदमी का हाथ। देखिए, मेरे भाई साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने कामों के लिए वो नहीं बोल रहे, वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे। वो किसी पे कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, इन बातों को कोई फायदा नहीं। दुनिया जानती है कि आम आदमी और केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम दिल्ली में किया है। सारा पंजाब आज इसी बात पे खड़ा है कि जो दिल्ली में काम हुआ है वो यहाँ हमारे पास भी होना चाहिए। आपने मोहाली विधानसभा की बात की। आप मोहाली के मौजूदा मेयर जीती सिद्धू, जो कि मौजूदा विधायक बलबीर सिद्धू के भाई हैं, उन्होंने आरोप लगाया कुलवंत सिंह पर कि उन्होंने पार्षद का चुनाव तो जीता नहीं, विधायक कैसे जीतेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं
तो जो मेन कैंपेनर हैं, जैसे कुलवंत सिंह जी थे, वो अकेले चुनाव नहीं से लड़ रहे, उन्होंने 50 की 50 सीटों पे आम आदमी और उनके ग्रुप के अंदर उन्होंने आदमी खड़े किए थे। वो घूमते रहे लोगों को जिताने के चक्कर में, कि वो इसलिए उन्होंने अपनी सीट पे वो इतना ध्यान नहीं दे सके, तब वो हमारा उनका इतना साथ नहीं था। आज हम आ गए हैं, आज पार्षद भी जीतेंगे, एमपी भी जीतेंगे, कोई चुनाव यहाँ से आज के बाद कांग्रेस मोहाली से नहीं जीतेगी। और एक बात मेरी बादल साहब, एक प्रश्न मेरा और है इसी से संबंधित। मोहाली विधानसभा से बलबीर सिद्धू लगातार 3 बार से विधायक हैं। उनका कहना है कि इस समय मोहाली में विकास जो है वो चरम पर है और पीक पर है, जिसे अंग्रेजी शब्द उन्होंने अंग्रेजी में बताया। और उन्होंने कहा कि मेरा स्वप्न है कि मैं आयुर्वेदिक अस्पताल लाऊंगा, एलोपैथिक अस्पताल और लेके आऊंगा, मैं मेडिकल हब बनाना चाहता हूँ मोहाली। नहीं, उन्होंने सही कहा है कि विकास पीक पे है सिद्धू परिवार का, उनका विकास पीक पे ही है। वो जितना 7 जन्म तक उनकी अगर नोटों की आग जला जला के भी खाना पकाते रहे उस पे, तो भी उनके नोट खत्म होने वाले नहीं है। इनका इतना विकास हो गया है। तो जब 5 साल वो मिनिस्टर रहे हैं, तब तो उनके कोई मेडिकल इतना उन्होंने किया नहीं। हमारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो दूध का कारोबार करते हैं, जो आसपास जितने विलेजेस हैं, वो डेयरी मंत्री भी रहे, कोई लोगों का एक भी काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ मेहनतकश लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं मोहाली में, किसी का कोई विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल का बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ, बस पैसे ले लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे। बात करें बीते वर्ष की, तो जब निकाय चुनाव थे, परमिंदर सिंह सोहाना और कुलवंत सिंह ने एक धड़ा बनाया और उसमें अपने पार्षद लड़वाए। आज परमिंदर सिंह सोहाना जो है वो कुलवंत सिंह के प्रतिद्वंदी हैं। कैसे देखते हैं अकाली दल के प्रत्याशी? देखो, अकाली दल जो है ना, वो आदमियों को लालच देके, वो लोभ देके अपने साथ ले जाता है। सोहाना बिल्कुल कुलवंत सिंह के साथ थे, लेकिन उन्होंने ये शो किया कि हम आपको एमएलए लड़ाएंगे। अब ये तो वोटें निकलेंगी तो पता चलेगा ना सोहाना को कि ये फायदे का सौदा था या घाटे का। संजीव वशिष्ठ तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कुलवंत सिंह प्रत्याशी जो है चौथे पायदान पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोहाली की सीट निकालेगी। चलो, अगर वो नहीं कहें तो उनके पास जो 5-7 आदमी जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो उनको तो मजबूरी है कहना। किसानों का रणजीत सिंह बराड़ है, रवनीत सिंह बराड़ किसानों के प्रत्याशी हैं और आजाद लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव चिन्ह मिला नहीं है। तो क्या लगता है किसानों के मत बटेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा विरोधियों? देखिए, छोटा भाई है रवनीत सिंह बराड़, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना चुनाव, मेरे को लगता है वो इंटरेस्ट लेके नहीं लड़ रहे हैं। किसानों का मत आम आदमी के साथ है। किसानों के भी बच्चे हैं, किसान भी बीमार होते हैं, उनको भी अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे जो लोग हैं इस बार आम आदमी की सरकार बनाने का फैसला कर चुके। चलिए, आखिरी मेरा सवाल, आप राजनीति को अच्छे से जानते हैं, नजदीकी से आपने राजयोग भी देखा है, तो क्या लगता है मोहाली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह कितनी वोटों से जीतेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि कुलवंत सिंह जीतेंगे, नंबर 1। अगर कुलवंत सिंह नहीं जीते तो हम उनको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम उनकी जीत को गारंटी करते हैं। आज से, इसी क्षण से हम उनकी जीत में लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे। देखिए, चुनावी वायदे बहुत सुने होंगे, चुनावी बातें बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक बात बब्बी बादल ने कहा कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे अगर कुलवंत सिंह अच्छे मार्जिन से मोहाली विधानसभा सीट नहीं जीतते। बहरहाल ये तो समय आने पर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, और ये तो समय के गर्भ में है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है और 10 मार्च को नतीजे देखना मत भूलिएगा, और खास तौर पर हम मोहाली के नतीजे आपके समक्ष लेकर के आएंगे। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।